अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शुएब भट्टी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज अब तक। आज हम दिल दिला देने वाली एक कहानी का खोज लगाएंगे जिसमें एक ज़हनी मौजूद लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद मुलजिम जनरल हॉस्पिटल छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कैसे मुलजिम को ट्रेस किया गया, कैसे सीसीटीवी फुटेज की और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम तक पुलिस पहुंची, पुलिस ने कितनी देर में इस केस को ट्रेस किया, हम इस पहलू पर भी आज खोज लगाएंगे। नवंबर को लाहौर के थाना कोट लखपत में एक ऐसा मुकदमा दर्ज हुआ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। 23 साल ज़हनी माजूर लड़की के साथ मुबैना तौर पर तवील अरसा तक जिनसी ज्यादती की जाती रही और आखिरकार जब इसकी हालत गैर हुई तो इसे अस्पताल छोड़कर मुलजिम फरार हो गया। नाज़रीन, कोट लखपत के इलाका में एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। ज़हनी मौजूद लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। आखिर ये वाक़या क्या था? एसपी ऑपरेशन मॉल्टर हमारे साथ मौजूद है, शहर बानो नकवी। मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। ये क्या इंसिडेंट था और कैसे इस मुलजिम को ट्रेस आउट किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बेसिकली ये वाक़या पेश आता है 14 इस महीने की जो तारीख है उसको रात 11:30 और 12 के बीच में हमें कॉल मौसूल होती है कि जनरल हॉस्पिटल में एक बच्ची आई है जिसको आइडेंटिफाई करने में पता चला है कि वो जिनसी तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया है उससे और उसका हमल भी ज़ाया करवाया गया है। जब SHO जो कोट लखपत है वो और ASP साहिबा जो है मॉल्टा वो मौके पे पहुंचती हैं तो इस बात का वाज़े तौर पे पता चल जाता है कि ऐसा ही हुआ है। और जब उससे बात करने की कोशिश की जाती है तो इतनी ट्रॉमा रिडन होती है, कंसिडरिंग कि वो एक स्लो चाइल्ड भी है, कि उसके मुंह से कोई और लफ्ज़ नहीं निकल रहा होता, सिर्फ एक नाम निकल रहा होता है, नुमान। शुरू में हमें ये शक होता है कि नुमान क्योंकि उसके भाई का नाम भी है तो चांसेस ये हैं कि शायद उसके भाई ने उसके साथ ज़्यादती की हो। लेकिन मैडम, इनिशियली तौर पे तो बिल्कुल उसको पता नहीं था कि जी नहीं की जा रही थी। जी, इब्तदाई तौर पे कैसे इसको? इब्तदाई तौर पे ही उसके मुंह से जो नाम है वो सिर्फ एक ही निकल रहा होता है, जो होता है नुमान। ठीक है, जब वो बात करना शुरू करती है तब। उसके अलावा ये है कि डॉक्टर्स का जब डायग्नोसिस लिया जाता है तो वो भी ये कहते हैं कि इसका सवेयर ब्लड लॉस हो। प्राइमरी सस्पेक्ट है वो उसका भाई नहीं रहता और प्राइमरी सस्पेक्ट शिफ्ट हो जाता है। जब हम इंफॉर्मेशन उस आदमी की निकालना स्टार्ट करते हैं, मुनव्वर उर्फ नुमान, तो हमें ये बात पता चलती है कि ये एक सिलाई कढ़ाई का काम करता है और उसे सुपरवाइज़ करता है। इसके मोहल्ले में पहले किराए के ऊपर रहता था, उसके बाद 2-3 घर बदल चुका है, लेकिन जो उसने घर बदले हैं बोस्तान कॉलोनी का जो इलाका है उसके जो वो आउटस्कर्ट्स बनती हैं या तो कोट लखपत की जिनमें वो रहता रहा है या वो फैक्ट्री एरिया की रहता रहा है। आप इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि दोनों थानों की हदूद लगती है एक दूसरे को, एक डिवीजन अलग-अलग लेकिन हदूद लगती हैं। एक कैंट में आ जाता है, एक मॉल टाउन में आ जाता है, बदे नेबर्स। अच्छा, तो फुटेजेस निकालना स्टार्ट होते हैं, फिर बंदों को आइडेंटिफाई ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए उसकी शक्ल दिखाते हैं और कहते हैं इस बंदे को आइडेंटिफाई करें। अच्छा, उसका बाइक का नंबर निकल आता है। इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें लगता है कि इट्स अ विन इन आवर केस इज़ द फैक्ट कि हम लोगों ने ना सिर्फ उस बंदे को आइडेंटिफाई करके बाद में ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए एक घर पे रेकी लगाई, फिर दूसरे घर पे रेकी लगाई, वो शिफ्ट कर चुका था, तो हमने बंदे को पकड़ लिया। हाँ जी, और जो कि वो ऐसी हरकत करके गया। हाँ जी, और वो फुटेज में भी आ गया और बार बार वो फुटेज चलना भी शुरू हो गई थी क्योंकि एग्जैक्टली। अच्छा, तो उसके बाद हुआ ये कि हमें रेकी लगाने के बाद जब हमने मुलजिम को पकड़ा है तो दैट वाज द फर्स्ट विन। द सेकेंड विन और जिसको जीत कहा जा सकता है वो ये है कि हमने उसका मोबाइल जो उसने इस्तेमाल किया वो भी रिकवर करवा लिया। तीसरी जीत जो हुई है वो ये कि जो बाइक उसने इस्तेमाल की वो भी रिकवर हो गई। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो जीत है वो ये कि जो नीला शॉपर जिसके अंदर उसके बच्ची के खून आलूदा कपड़े थे वो बरामद हो गए और जो कपड़े उसने पहने हुए थे इस सारे कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर वो भी बरामद हो गए। तो इसमें ये है कि इसमें फिर गुंजाइश नहीं रहती कि हमारा जो एक्यूज़ड है वो यही है, सस्पेक्ट जो था वो एक्यूज़ड में चेंज हुआ कि यही बंदा है जिसने ये किया होगा। उसके बाद खातू बच्ची जो है उसने भी आइडेंटिफाई किया। 3-4 दिन जब ये सारी मतलब जो हमारे 72 घंटों की सारी एक्टिविटी है वो हो रही थी तो उसके अंदर जब बच्ची की हालत और हीमोग्लोबिन लेवल्स थोड़े से स्टेबल हुए हैं आफ्टर टेकिंग द कंसेंट ऑफ द डॉक्टर्स, हम लोगों ने बच्ची को लेके गए उन जगहों पे जिधर वो कहती थी कि वो मुझे लेके जाता रहा है। अपने इशारों में वो बयान करती थी या कुछ समझा पाती नहीं, थी? वो कुछ अब बोलती है, स्लो है, बात कर सकती है बट शी इज़ मेंटली स्लो, देयर इज़ अ डिफरेंस। मतलब कम्प्लीटली शी इज़ नॉट डेफ और म्यूट, शी इज़ स्लो।
तो उसने जब चीज़ें आइडेंटिफाई की और उसने कहा कि जी यहाँ लेके गया था, फिर इस गली में लेके गया, फिर इधर लेके गया, तो फिर हमें आइडिया हो गया कि वो बच्ची के साथ क्या करता रहा है। उसके बाद फिर जब उस मर्द को इंटेरोगेट किया गया, एक्यूज्ड को, तो जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि उसने पहले भी वो खबर बच्चियों के साथ ही करता रहा है। तो एक सेक्शुअल प्रेडेटर की जो नेचर होती है वैसी नज़र आती है। उसके ख़ुद के भी 4 बच्चे हैं, ही इज़ इन हिज मिड-40s। ये चीज़ नज़र आती है कि इससे पहले भी ही वॉज इन्वॉल्व विद अ यंग गर्ल, और जब उसकी शादी होगी तो कहता है मैंने उसको भी छोड़ दिया। और मिस वो भी मिस ज़ेनी मजूर थी लड़की? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो वो जब शादी हुई तो उसने छोड़ दिया। इस केस के अंदर द गर्ल इज़ स्लो एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस इंसिडेंट हैपेंड। आपके अब दूसरे पार्ट की तरफ आते हुए कि हम मैसेज क्या दें, बात क्या करें इससे रिलेटेड अगर ऐसे इंसिडेंट्स हो जाएं। ऐसे इंसिडेंट जो रूनुमा हो रहे हैं और ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से कैसे रोकथाम की जा सकती है? वालिदैन को ऐसा क्या आप पैगाम देंगी कि वो अपने ऐसे बच्चों को जो स्लो हैं या बिल्कुल ज़ेनी माजूर हैं या डेफ हैं, उनकी कैसे हिफाजत करें? क्योंकि जो एक ऐसा तबका है इसमें किस किस्म की ऐसी उनमें चीज़ें बेहतर की जा सकता है? अच्छा, बात ये है कि जो बच्चे हैं वो बाइस रहमत होने चाहिए, बेशक वो स्लो हों या ना हो, वो स्पेशल हो या ना हो। आपको किसी की डिसेबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी को एज अ रीज़न यूज़ नहीं करना चाहिए उनका ख्याल ना रखने के लिए। आप उन्हें दुनिया में लेके आए, ठीक है, अल्लाह ने आपको इस चीज़ से नवाजा है, ये नेमत है, तो आपके ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है, आपको इस चीज़ की कॉग्निजेंस होनी चाहिए कि मैंने हमेशा वही काम करना है जो इनके लिए बेहतर हो। आपके साथ बच्चों का रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि वो आपको कंफर्टेबली बता सकें कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, वो आपको हर चीज़ जो है उसके कन्फाइंड कर सकें आपके अंदर। और दूसरा ये कि आप देखें कि बच्चे जो हैं वो अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, फ़ोन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कौन से दोस्त हैं उनके, स्कूल में उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर इनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो बच्चों को हेल्दी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आएँ। दूसरा, उनके दोस्तों का ख्याल रखें और देखें कि कहाँ वो उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं। जहाँ तक स्पेशल बच्चों का ताल्लुक है तो वो ऑलरेडी एक वनरेबल पोजीशन के अंदर है, तो कोशिश करें उन्हें स्ट्रेंजर्स के साथ ना छोड़ें, ज़्यादातर दोस्तों के साथ ना छोड़ें, अपने पास रखें या किसी ऐसे बंदे के पास नहीं, किसी ऐसे शख्स के पास रखें जिसको पूरी कॉन्फिडेंट हो कि ये इसको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है और हमें इसे काम समझ के नहीं करना चाहिए या इम्तिहान समझ के नहीं करना चाहिए। ये हमें एज ह्यूमन बींग्स एंड फॉलोइंग द काइंड ऑफ रिलीजन दैट वी डू, इस सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए करना चाहिए। अच्छा, शरबरन रखी साहब, ये एक चूँकि चीफ मिनिस्टर पंजाब का इनिशिएटिव है और उनका पंजाब महफूज है, महफूज तक ख़वातीन बच्चे रेड लाइन है। इस केस को कितने टाइम में आपने ट्रेस आउट किया, मुलजमान को कितनी देर तक सारा कुछ आपने गिरफ्तार कर लिया? Less than 72 hours. Madam was very clear when she assumed office at the floor of the parliament. She said that these are my ये मेरी रेड लाइन है, women, children, minorities and any vulnerable community. तो इतने वाज़े तौर पे ना तो इससे पहले कभी बयान किया गया और ना ही इतने अच्छे तरीके से पहले कभी इस तरह से काम हुआ कि आपने एक बहुत ही टारगेटेड तरीके से वनरेबल कम्युनिटी को देखते हुए यू हैव इंश्योर्ड कि हर वो केस टेकअप भी किया जाए, उनके नोटिस में भी आ जाता है फ़ौरन। और इस केस के अंदर भी आपने देखा होगा, इट वाज इमीडिएटली ब्रॉट इनटू द नोटिस ऑफ द सीएम ऑफिस एंड जब से ये वाक़या हुआ है नोटिस के बाद तक विद इन 72 आवर्स, ever since मतलब since the incident happened and came into the notice of the police, तो within 72 hours we were अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, we were able to find the accused। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम मुनव्वर नुमान उर्फ नौमी ने बोस्तान कॉलोनी कैंची स्टॉप के करीब किराए के क्वार्टर में मुतासा लड़की को वर्गलाकर बार बार ज्यादती का निशाना बनाया। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक लड़की हामला भी है, जिसके बाद केस की नोयत मजीद संगीन हो गई है। मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए जेंडर क्राइम सेल के हवाले कर दिया गया। नाज़रीन, ज़ेनी माजूर लड़की के साथ ज्यादती का खोज लगाते हम पहुंचे हैं थाना कोट लखपत। हमारे साथ मौजूद हैं SHO कोट लखपत और पूछेंगे ये वाकया कैसे रूनुमा हुआ और इन्होंने मुलजिम को कैसे ट्रेस आउट किया। इमरान साहब, ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, आपको इत्तला कैसे मिली, आप हॉस्पिटल गए और बाद मुलजिम को कैसे ट्रेस आउट किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी बिल्कुल, ये 13 और 14 नवंबर के दरमियानी शब की ये 15 की कॉल है, तकरीबन 12:15 साढ़े 12 के करीब 15 की कॉल है। जैसे ही हमें कॉल मसूल हुई, हम फौरी तौर पे मौके पे पहुँचे। कॉलर ने बताया कि एक ज़हनी मजबूर ख़ातून है जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल है, उसका नाम आमना है और उसको वो 1 माह की प्रेग्नेंट है और कोई नामालूम शख्स ने उसके साथ ज़्यादती की है और उसको जनरल हॉस्पिटल की एमरजेंसी में छोड़कर वो फ़रार हो गया। फौरी तौर पर हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से बात की। उस वक़्त वो जो ख़ातून थी जिसके साथ विक्टिम मुतासरा लड़की थी, वो किसी किस्म के बोलने के काबिल नहीं थी। तो एक ज़हनी माजूर लड़की है। जी, वो बिल्कुल खामोश थी। उससे कोई भी बात, जो उसकी बहन थी मौके पे मौजूद, वो बात करने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर और नर्सेज उसके साथ बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल इस तरह सुध-बुध थी। शायद उसकी उस वक़्त तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो किसी किस्म की हमें उसकी तरफ से कोई क्लू नहीं मिली। फिर हमारे पास सबसे पहले जो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो हमारे पास वसाइल दस्तयाब थे, वो सीसीटीवी फुटेज थी जनरल हॉस्पिटल की। हमने वो कलेक्ट की। उसमें हमने देखा कि एक बंदा जिसने रेड रंग की कैप, वाइट रंग की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई है, वो आता है और वो उसको व्हील चेयर के ऊपर जैसे ही कोई हॉस्पिटल का अटेंडेंट उसको बैठाता है, तो वो थोड़ी देर 5-7 कदम उसके पीछे चलता है और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। यानी इस लड़की को इसके अपने लवाहिकीन हॉस्पिटल नहीं लेके आए, एक शख्स जो नामालूम था जी, वो जी। हॉस्पिटल छोड़ता है और वहाँ से फरार हो जाता है। जी बिल्कुल, ये इस तरह मैं आपको मज़ीद थोड़ी सी तफसील बताता हूँ कि ये हुआ इस तरह कि ये लड़की 6:15-6 बजे के वक़्त हॉस्पिटल आई है और जाके गायनी वार्ड के एक बेड के ऊपर ये लेटी हुई थी। 2-2.5 घंटों के बाद जब डॉक्टर्स ने देखा कि इस लड़की के साथ क्या मामला है, ना कोई इसका अटेंडेंट है, ना इसकी कोई पर्ची वगैरह है, तो उन्होंने उससे रब्ता किया। तो उसके पास एक पर्ची थी जिसके ऊपर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। उन्होंने उस मोबाइल नंबर पर रब्ता किया तो वो उसके वालिद का था। वालिद चूँकि हार्ट पेशेंट था, बुज़ुर्ग आदमी था, वो आ नहीं सकता था। उसने अपना बेटा और फिर बेटी, जो बेटा था शहजाद जिसकी वदियत में बाज़ा पर्चा हमने दर्ज किया, और बेटी सोनिया, उनको हॉस्पिटल भेजा। 9 बजे के करीब डॉक्टर, 9 सवा 9 बजे डॉक्टर ने इनके साथ रब्ता किया। ये हॉस्पिटल गए हैं, इन्होंने सारी चीज़ें देखी हैं कि ये तो हमें पता ही नहीं था कि ये प्रेग्नेंट कैसी होगी, ये तो कवारी है। फिर उन्होंने और उसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है। ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने 12:15 साढ़े 12 इनको तकरीबन हॉस्पिटल जब लड़की आई है और 6 घंटे के बाद 15 की कॉल हुई है। उसके बाद जब आपको पता है, जब 15 की कॉल हुई है तो फिर पुलिस हरकत में आई है। हॉस्पिटल इंतजामिया ने पुलिस को इतला दी, चूँकि आपकी चौकी भी वहीं पे है, तो वो मेरे ख्याल से चौकी को इतला करते हैं। कोई भी ऐसा केस होता है? बिल्कुल, हमें नहीं इतला, ना चौकी को इतला दी गई, ना 15 से पहले इतला दी गई। ये वाक़या ही पुलिस के नोटिस में तब आया है जब ये 12 सवा 12 बजे उनके लवाहिकीन ने 15 पे कॉल की है। उसके बाद हमने CCTV फुटेज कलेक्ट की और फिर हमने मज़ीद इसकी तहकीक शुरू कर दी। और इसके ऊपर जैसे जनाब को पता है, सीनियर अफसरान ने, जनाब DSF ऑपरेशन ने फौरी तौर पर नोटिस ले लिया। बाज़ आम क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी नोटिस था इस वाक़े के ऊपर, एक ज़हनी मजूर लड़की के साथ ज़्यादती। जी, बाज़ इतला देने वाला वाक़या था ये। जी, बाज़ CM पंजाब साहिबा ने भी नोटिस लिया। उससे पहले हमारे अफसरान जो नोटिस ले चुके थे और हम उसके ऊपर काम कर रहे थे। और फिर हमने मुख्तलिफ CCTV फुटेज कलेक्ट की। हम सेफ सिटी के, हमने कोई मोटरसाइकिल का नंबर ट्रेस करने की कोशिश की। मोटरसाइकिल इस इंसिडेंट में कहाँ से आई, ये ब्रीफ कीजिएगा। जी, ये मोटरसाइकिल पे जब ये लड़का और लड़की ये बोस्तान कॉलोनी से चले थे, एक होटल में गए। होटल के बाद जब ये उस हॉस्पिटल में गए, इस जनरल हॉस्पिटल से आने से पहले ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है फैक्ट्री एरिया के इलाके में, ये वहाँ पर गए थे। वहाँ पे चूँकि इसकी जो ब्लड प्रेशर था वो डॉक्टर्स बता रहे थे, हमने डॉक्टर साहब से भी मालूमात हासिल की। वो बता रहे थे कि इसका BP 50 और 60 था, यानी नीचे वाला जो कहते हैं 50 और ऊपर वाला 60 था। तो अगर इसको फर्स्ट एड ना दी जाती तो ये शायद एक्सपायर हो जाती। तो और ये इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में, कंडीशन में थी कि ये हमारे बस का बात नहीं थी। तो फिर हमने इनको कहा कि इसको फौरी तौर पे इनको जनरल हॉस्पिटल ले जाए। जब ये प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे इन्होंने डॉक्टर साहब को ज़बानी तौर पे बताया था कि हम मियाँ बीवी हैं, और फिर वो इधर ला के इसको छोड़ के फरार हो गए। वहाँ पे इब्तदाई तौर पे मालूम नहीं हुआ कि ये एक ज़हनी मजूर लड़की है, तो ये कैसे सारी वो बातचीत कर रही है? वो डॉक्टर साहब से हमने पूछा कि आपके पास इन्होंने क्या हालात बताए, तो उसने भी वही बताया जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल सुध-बुध थी, किसी से बात नहीं कर रही थी, अनकॉन्शियस थी यानी, और BP बहुत ज़्यादा डाउन था, तो किसी से बात ये कर ही नहीं रही थी। तो वो भी कोई सही तरह असेस नहीं कर सके उसको, हाँ कंडीशन ऐसी थी।
और थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा जी आप इसको जनरल हॉस्पिटल ले जाइए, अगर ना टाइमली पहुंची तो फिर कुछ भी हादसा पेश आ सकता है। तो ये फिर वहाँ से कौन शख्स था, जो वही शख्स था क्या जो इसको जनरल हॉस्पिटल लेके गया? जी जी बिल्कुल वही शख्स था, इसको जनरल हॉस्पिटल लेके गया। और ये मुलजम था कौन? ये एक 48-49 ईयर्स ओल्ड का एक शख्स है जिसका नाम मुनव्वर अहमद उर्फ नुमान उर्फ नोमी है, जिसके 4 बच्चे हैं। और ये पेशे सारा से क्या है ये? पेशे से ये एक गज्जूमता में एक एम्ब्रॉयडरी की यूनिट है, वहाँ पर ये एक ठेकेदारी करता है, यानी टेलर है, फिर एक यूनिट में टेलर है, वो ये काम कर रहा था। तकरीबन 12-14 साल से ये लाहौर में मुकीम है, वैसे ही पीछे से पसरूर सियालकोट का रिहायशी है और अपनी फैमिली के साथ ये इधर ही गज्जूमते के इलाके में क्योंकि ये रहता है। मुलजम खुद बच्चों का बाप है और फिर भी उसने ये एक ऐसा खौफनाक किस्म का एक काम सर अंजाम दिया। जी बिल्कुल, ये एक इंतहाई घिनौना फेल है जो इसने किया। और इसके 4 बच्चे हैं, इसकी जो अपनी एक बेटी है वो 25-26 साल की है। तो ये इंतहाई इस बात पे ये कहना गलत नहीं है कि उसकी अपनी बेटी भी इसी जो मुतासर लड़की है इसकी एज फेल हुआ, इसी एज की वो बच्ची है। जी ये बड़े ही यही एक बात थी जिसकी वजह से ये अगर कहीं से जो भी इसने अपने आप को छुपा लिया, लेकिन ये किसी अपने रिश्तेदार को नहीं बताया कि उसने क्या हरकत की है। अच्छा, वहाँ से आपने जब ट्रेस आउट किया बाद मुलजम तक कैसे पहुँचा? जी हमने वहाँ से ट्रेस आउट करते करते हमने फिर तकरीबन 8 के करीब रेड्स किए, और जिसमें बोस्तान कॉलोनी है, शादाब कॉलोनी है, ग्रीन कैप सोसाइटी है, उसके अलावा फिर इसके जो रिश्तेदार हैं गज्जूमते में, कोट लखपत में। तो ये इसने अपने आप को कोट लखपत के इलाके में अपनी खाला के घर छुपाया हुआ था अपनी फैमिली के साथ। तो जब हमने इसके साले को शामिल तफ्तीश किया तो उसने कहा कि वो उसने कुछ काम किया लेकिन उसने किसी को बताया नहीं है कि उसने कौन सी हरकत की है। हमें नहीं पता कि वो किधर है, नंबर वगैरह सारे पावर्ड ऑफ थे, इवन बच्चों के और वाइफ का नंबर भी उसने पावर्ड ऑफ कर दिया था। तो बस अल्लाह का करम है कि हमें एक क्लू मिला और फिर हमने उसको आगे लेके चले और हम बाज़ा हमने इसको अरेस्ट कर लिया। क्या मुलजम पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता था? क्योंकि ये मुलजम के बारे में मालूम हुआ है कि ये पहले भी कई खवातीन या कई लड़कियों को ऐसे ज़्यादती का निशाना बना चुका है। अगर CRO रिकॉर्ड देखें तो CRO रिकॉर्ड तो नील है, लेकिन ये एक हैप्चुअल इस किस्म की वारदात करने वाला बंदा था जो कि ख़वातीन के साथ तल्लक इस्तवार करता था और उसको फिर इस तरह ये अपने घिनौना फेल सर अंजाम देता था। अनफॉर्चुनेटली इससे पहले कोई ऐसा पुलिस को कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ, ऐसा वाक़या इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन जब से तफ्तीश अमल में लाई गई गिरफ़्तारी के बाद तो इसने बताया कि मेरा आज से कुछ 1.5-2 साल पहले एक खातून के साथ जिनसी ताल्लुक़ था और उस ताल्लुक़ की खातिर ही उसने बोस्तान कॉलोनी में एक बैठक भी किराए पर ली हुई थी जहाँ पे वो ये सारे हरकतें गुनाह। ऐसे शहरियों के लिए पैगाम जो ऐसे मुतासर हो रहे हैं ऐसी फैमिलीज़ के लिए और वो पुलिस को नहीं बताते, लाजिम बात है कि इस इंसिडेंट से कबल भी इस मुलजम ने जो इंसिडेंट किया उस फैमिली ने भी शायद अपनी इज्जत के मारे ना बताया या ना किया हो। क्या इस पहलू पर भी तफ्तीश की जा रही है? जी बिल्कुल, इस पर तफ्तीश की जा रही है और मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई इस किस्म का वाक़या किसी को भी रिपोर्ट होता है उसको पुलिस को लाजमी रिपोर्ट करना चाहिए ताकि इस किस्म के जो दरिंदा सिफ्त इंसान हैं इनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जा सके। और आपको पता ही है आप कि एक ज़हनी माजूर ख़ातून है जिसके साथ वो इस किस्म का उसने वाक़या सर अंजाम दिया, तो आप इसकी ज़हनी कैफियत समझ सकते हैं कि ये बेरहम किस्म का एक शख्स है। अच्छा इमरान साहब, ये बताएं कि कौन सी दफ़ात लगी हैं और मुलजिम को क्या सज़ा इस फेंस में भी मिलेगी? जी इसमें हमने 376 की जो दफ़ात हैं वो ऐड की हैं और इसमें इसकी जो सज़ा है ये नॉन बेलेबल नहीं जी नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसकी तफ्तीश जेंडर क्राइम सेल की तरफ से की जा रही है। मुलज़िम हमारी हिरासत में, इंशाल्लाह इसके ख़िलाफ़ हम एक ठोस चलान मुरतब करके कैफरे किरदार तक इसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, अब हम ये खोज लगाएंगे कि दफ़ा 376 के तहत मुलजिम को कितनी सज़ा मिलती है। इस पर कानूनी क्या राय है? हमारे साथ रहिएगा, वक्त हुआ एक ब्रेक का।
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़हनी माजूर लड़की के साथ ज्यादती का केस, पुलिस की जानिब से मुलज़म को कैसे अरेस्ट किया गया आपने सुना। अब कानूनी इस पे हम राय लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान फ़ाहद सलीम राजपूत। फ़ाहद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस ने इस केस के अंदर दफ़ा 376 लगाई है। एक ज़हनी माजूर लड़की के साथ ज्यादती की अटैम्प्ट होती है और पुलिस मुलज़िम को अरेस्ट कर लेती है। क्या ये दफ़ा काफ़ी है इस मुलज़िम को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए, और इस केस में क्या मज़ीद दफ़ात भी लग सकती हैं? बहुत शुक्रिया, आपने इस बड़ा बहुत ही अहम टॉपिक है जिस पे आप रोशनी डालना चाह रहे हैं। देखें जो इस किस्म के मामला होते हैं जिसमें मेंटली अनसाउंड पीपल या कोई फिज़िकली डिस्ट्रैक्ट लोग होते हैं, उनमें ये बड़ा हीनियस ऑफेंस कहलाता है और इसको कानून की ज़ुबान में हम एग्रीवेटेड ऑफेंस कहते हैं, जो बढ़ता हुआ जुर्म है सोसाइटी में ना। तो ये दफ़ा तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन में अभी उनके पास फर्दर सामने नहीं आई है जो इन्होंने अभी इम्पोज कर दी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि विद इन्वेस्टिगेशन आपको फर्दर पता लगेगा और आप इसमें सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के थ्रू इसमें दफ़ात को फर्दर ऐड कर सकेंगे और फिर जाके इसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो सकेगी। ये चूँकि वाक़या इस तरह था कि एक ज़हनी माजूर लड़की थी, उसे एक शख्स ने वर्गला के पहले उसके साथ ज्यादती करता रहा, फिर बाद उसको एक निजी हॉस्पिटल में लेकर गया जहाँ पे उसका अस्कात हमल का एक पूरा एक कराना चाहा, जबकि बाद चूँकि वहाँ पे डॉक्टर्स की जानिब से इसको रेफ़र किया गया एक सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ पर वो शख्स इस लड़की को छोड़ के फ़रार हो गया। क्या इसके अंदर ये फेंस भी लगता है अस्कात हमल का, क्योंकि खाली इसके अंदर 376 एक फेंस लगाया गया जिसमें सिर्फ ज्यादती एलिमेंट है, इसके बारे में थोड़ा इस पर कानूनी राय आप दीजिएगा। जी, इस पर मेरी गुजारिश ये होगी कि देखें, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि विद इन्वेस्टिगेशन इसमें ऐड ऑन होते जाएंगे। ये जो स्टेप्स जितने किए हैं ना जी, इसमें ऑफेंस ऐड करते गए। जैसे आपने फरमाया कि पहले उसके साथ ज्यादती की गई और सबसे मेन चीज़ है कि अनसाउंड गर्ल के साथ ये मामला हुए हैं। उसके बाद उसको फर्दर वो लेके इंडोर्समेंट की है और वहाँ हॉस्पिटल में जाके उसने एडमिट कराया, वहाँ भी फेक आइडेंटिटी शो की, ये एक और ऑफेंस हो गया। और उसके बाद उसको छोड़ के भाग गया है अपने आप को बचाने के लिए, तो फर्दर ये जो है ना ऑफेंस इसमें इस तरह से कैटेगोरीली ऐड होते जाएंगे। अच्छा फ़ाहद साहब, ये बताइएगा कि इस जो ऑफेंस लगाया दफ़ा 376, इसकी कितनी सज़ा है, और अमूमी तौर पर ऐसे केसेस जब अदालत में जाते हैं, आपका चूँकि रूटीन का ये काम है, तो कितनी देर में मुलज़िम इस केस से फ्री हो जाता है और पुलिस को कैसी इसमें तफ्तीश करनी चाहिए? देखें, मैं जैसे पहले कह चुका हूँ, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये हीनियस ऑफेंस है और बहुत ही सीरियस लेवल का ऑफेंस है इसमें ना। तो पुलिस की तफ्तीश जो है वो तो डे 1 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अभी मैं अगर इस ऑफेंस की बात की जाए तो जो हमारा 1860 का पाकिस्तान पीनल कोड है, ताज़ीरात पाकिस्तान है, उसकी दफ़ा जो 376 है, इसका सब सेक्शन है 3, जिसमें इसमें फोकस किया गया है कि जो फिज़िकली डिस्ट्रैक्ट लोग हैं या अनेबल हैं, माजूर लोग हैं और इसी तरह मेंटली अनसाउंड लोग हैं, उनके ऊपर जो डेथ पेनल्टी तक की इसकी पहली जो है वो पेनल्टी पड़ती है, पहली सज़ा आती है। या अगर वो ना दी जाए तो फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, एंड दैट इज़ अराउंड 25 ईयर्स तक है। तो ये तो स्टेट अवे इसमें बहुत क्लियर है कि ये आता है, लेकिन जो हालातों वाक़यात हैं इसके मुताबिक इसमें फ़र्दर ऑफेंसेस भी ऐड होते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली इसमें दफ़ात डेफिनेटली ऐड होनी चाहिए। फर्दर कौन से फेंसेस हैं जो इसमें इस दफ़ा? देखिए, इसकाते अमल का भी मामला है, उसको छोड़ के जो भाग गया है वो एक एडिशनल उसमें ऑफेंस ऐड हो जाता है, फिर उसको वर्गलाने का ऑफेंस है। तो इस तरह से 4-5 दफ़ात जो है वो स्टेट अवे इस पर अप्लाई हो सकते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। मुलजिम चूँकि आती है, लेकिन इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इससे पहले पुलिस के मुताबिक नहीं था, लेकिन मुलजिम ने दौरान तफ्तीश पुलिस को दीगर ऐसे वाक़यात का भी इंकशाफ किया कि उसने और भी किसी ख़वातीन के साथ ज्यादती की गई है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हुए। ऐसे मामलात में क्या वो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि अब इंफॉर्मेशन का दौर है और इन्फॉर्मेशन अब इतनी स्पीडी हो गई है कि आप विद पिंच ऑफ टाइम जो है इसको गैदर कर सकते हैं। तो ऐसे ऑफेंस में वैसे भी चूँकि सोसाइटी में आपको पता है हम जिस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे इस तरह के ऑफेंसेस को नॉर्मली एक्सपोज नहीं किया जाता, ओपनली आप बताते नहीं, इसलिए इस एफआईआर में भी जो है वो 1 माह के बाद रिपोर्टिंग वाले मामलात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के मामलात में अब कानून में अब गुंजाइश आ गई है, नए एक्ट्स बन गए हैं, जिसमें मैं यहाँ बताना मौजूद समझूंगा कि एंटी रेप एक्ट है, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट है, जो कि 2021 में जो है प्रोमलगेट हो चुका है। और इसमें इसकी जो है ना बड़ी कैटेगोरीली उन्होंने इसमें फास्ट ट्रैक ट्रायल किया गया।
अगर आप मुझे फर्दर थोड़ा सा टाइम दें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो फास्ट ट्रैक ट्रायल है उसमें स्पेशल कोर्ट्स फॉर्मेशन की गई हैं और इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई गई हैं जो कि अपनी एविडेंस कलेक्शन जो है वो बड़े टारगेटेड टाइम में 72 घंटे के अंदर वो एविडेंस कलेक्ट करती हैं। इसके अलावा स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स जो हैं वो 4 मंथ की ड्यूरेशन में इसका कंप्लीट ट्रायल जो है ना वो कंप्लीट करती हैं और इसमें इस चीज़ को बड़ा ही मलूज़ खातिर रखा जाता है कि जो विक्टिम की आईडी है वो डिस्क्लोज़ ना हो ताकि सोसाइटी के अंदर अनारकी और इस तरह के मामला ना आए। फर्दर इसमें जो मेडिकल का और फोरेंसिक का प्रोसेस है उसको भी डिजिटलाइज कर दिया गया है और मेडिकल के ऊपर इतना फोकस किया कि इमीडिएट बेसिस के ऊपर क्योंकि मेडिकल सबसे ज़्यादा अहम है। यूँ समझ लीजिए कि इस ऑफेंस में बैकबोन जो होता है वो मेडिकल होता है, लेकिन इसके पैरेलल अगर हम देखें कि 376 का जो 3 सेक्शन है, सब सेक्शन 3 है, वो स्पेशली डिसेबल पर्सनस के लिए और अनसाउंड माइंड्स के लिए जिनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि वो कितना सीरियस किस्म का एक्ट जो है वो उनके साथ हो रहा है, ये बाद में एड्रेस किया जाता है। तो इसमें उनकी को यहाँ तक है इस एक्ट के अंदर कि आप प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम ड्यूरिंग ट्रायल इस तरह से किया जाता है कि एक तो इसको इन कैमरा की प्रोविजन है, इन कैमरा ट्रायल किया जाता है। उसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ सपोर्टिव पर्सन का होता है, उसमें पर्सन कोई एक साइकोलॉजिस्ट भी गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट कर सकती है या उनके गार्डियन में से कोई आके जो है ना वो अनसाउंड माइंड के ब्याह पे इस पूरे ऑफेंस के हवाले से जो है ना उसको सेटल करता है, अंडरस्टैंडिंग करता है। तो ये एक बड़ा अच्छा मैं ये समझता हूँ कि इस एक्ट के आने के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गया है मामला और मुल्ज़मान के गिर्द जो है ना वो घेरा तंग हो सकता है इस तरह से करने से। रवां साल के पहले 6 महीने के दौरान सूबे में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के रुझान इंतहाई तशवीशनाक है। जनवरी से जून 2025 तक 15,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें रोजाना औसतन 85 खवातीन मुख्तलिफ इकसाम के तशद्दुद का शिकार हुई।